हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल मिशन रोजगार एकेडमी में। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग इंडियन पॉलिटी को देख रहे थे, इंडियन पॉलिटी में हमने कार्यपालिका को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने संघ की कार्यपालिका को देखा था। इसमें हमने सबसे पहले राष्ट्रपति को देखा, फिर इसके बाद उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, फिर आज वाली इस वीडियो में हम लोग भारत के महान्यायवादी की चर्चा करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस एक वीडियो में हम लोग भारत के महान्यायवादी को कवर करेंगे। इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन, सभी फैक्ट्स एंड आर्टिकल्स एक वीडियो में कवर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आशा करता हूँ इसमें से कोई क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत का महान्यायवादी, इसे इंग्लिश में कहते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसमें हम बात करते हैं आर्टिकल 76 में। आर्टिकल 76 में भारत के महान्यायवादी, भारत के महान्यायवादी के पद का प्रावधान है। पद का प्रावधान है। ठीक है, आर्टिकल 76 में अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी के पद का प्रावधान है। ठीक है, बात करते हैं भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करती है। नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति करता है। ठीक है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तो यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति, यह जो भारत का महान्यायवादी है वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। ठीक है, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। ठीक है, भारत का जो महान्यायवादी होता है वह देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। भारत का महान्यायवादी देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है, जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखता है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि इसकी योग्यता क्या होगी, तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर, जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, यह राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए सभी विधिक मामलों में सलाह देता है। जो भारत का महान्यायवादी है, इसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं। यह राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए
सभी विधिक मामलों में सलाह देता है। या हम कह सकते हैं जो राष्ट्रपति है वह भारत सरकार के सभी विधिक मामलों में क्या करता है, महान्यायवादी से सलाह ले सकता है। ठीक है, बट यहाँ पर यह जो सलाह है वह राष्ट्रपति द्वारा बाध्यकारी नहीं है कि वह उसकी सलाह को माने ही। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि यह जो महान्यायवादी है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। चूंकि यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है तो इसके कार्यकाल की कोई निश्चित अवधि नहीं है। कोई निश्चित अवधि नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसका निर्वाचन कौन करता है, जो नियुक्ति कौन करता है, इसको राष्ट्रपति करता है। तो हम कह सकते हैं कि यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। तो इसके कार्यकाल की जब बात हो जाएगी तो इसके कार्यकाल की कोई निश्चित नहीं है कि कितने वर्ष का है। ठीक है, जब तक इसे राष्ट्रपति द्वारा हटाया नहीं जाता पद पर रह सकता है। बात करते हैं भारत के महान्यायवादी की शक्तियां। भारत के महान्यायवादी की शक्तियों के बारे में बात करेंगे, इंग्लिश में कहेंगे पावर ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो महान्यायवादी भारत की किसी अदालत में सुनवाई का अधिकार रखता है। भारत के किसी भी अदालत में सुनवाई का अधिकार रखता है। ठीक है, भारत का जो महान्यायवादी है वह किसी भी अदालत में सुनवाई का अधिकार रखता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा संसद के दोनों सदनों एवं समितियों में संसद के दोनों सदनों एवं समितियों में भाग ले सकता है। महान्यायवादी संसद के दोनों सदनों एवं समितियों में भाग ले सकता है, किंतु इसे मतदान करने का अधिकार नहीं है। किंतु मतदान का अधिकार नहीं है। वह संसद के दोनों सदनों, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, उसमें या किसी भी समिति में भाग तो ले सकता है किंतु मतदान नहीं कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा सांसदों को मिलने वाले सारे अधिकार इसको प्राप्त है।
सांसदों को मिलने वाले सभी अधिकार या सारे अधिकार इसे प्राप्त है। ठीक है, महान्यायवादी को जो अधिकार दिया गया है वो सांसदों के बराबर, जो सांसदों को जो अधिकार मिलते हैं वो महान्यायवादी को भी अधिकार दिए गए हैं। बात करते हैं महान्यायवादी के कार्यकाल की समाप्ति के बारे में। महान्यायवादी के कार्यकाल की समाप्ति के विषय में बात करते हैं तो यह राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाने पर, ठीक है, फिर कार्यकाल की समाप्ति कैसे होती है तो राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाए जाने पर ठीक है, महान्यायवादी कार्यकाल की समाप्ति कैसे होती है तो राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाए जाने पर इसके पद की समाप्ति हो सकती है। राष्ट्रपति को त्याग पत्र देकर राष्ट्रपति को त्याग पत्र सौंपकर ठीक है, ये अपने पद से इस्तीफा भी दे सकता है राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति को त्याग पत्र देकर या सौंपकर। नेक्स्ट है सरकार अर्थात मंत्रिपरिषद द्वारा त्यागपत्र देने पर भी इसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। ठीक है, यदि राष्ट्रपति इसको पद से हटा देता है तब भी इसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। यदि यह चाहे तो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंप दे सकता है, तो उस परिप्रेक्ष्य में भी इसका पद समाप्त हो जाएगा, कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। सरकार या मंत्रिपरिषद द्वारा पद से या त्यागपत्र देने पर भी इसके कार्यकाल की समाप्ति हो सकती है। ठीक है, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया कि जो महान्यायवादी का पद होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, तो इसकी कोई कार्यकाल निश्चित नहीं है। जब तक उसको राष्ट्रपति ने हटाए या वह खुद से त्यागपत्र न सौंपे या मंत्रिपरिषद द्वारा त्यागपत्र न दे, तब तक वह उसका कार्यकाल बरकरार रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने इस वीडियो में भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को देखा। जैसा कि हम लोग कार्यपालिका को देखें, इंडियन पॉलिटी में कार्यपालिका को समाप्त किए। कार्यपालिका को हमने देखा, इससे हमने संसदीय सरकार की व्यवस्था के रूप में जाना। संसदीय सरकार की व्यवस्था, ठीक है। फिर इसको हमने दो भागों में बांटा, संघ की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका संघ की कार्यपालिका और देन राज्य की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका। ठीक है, संघ की कार्यपालिका में हमने देखा सबसे पहले राष्ट्रपति को, फिर इसके बाद हमने उपराष्ट्रपति को देखा,
बाद हमने प्रधानमंत्री को देखा, फिर प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद के बाद हमने आज वाले इस वीडियो में महान्यायवादी को देखा, ठीक है। अनुच्छेद 76 के तहत भारत का एक महान्यायवादी होगा जो राष्ट्रपति को भारत सरकार से जुड़े सभी विधिक सलाह देगा राष्ट्रपति को। इसके बाद हम अगली वीडियो में कवर करेंगे राज्य की कार्यपालिका, ठीक है। इसको हमने देखा, यह भाग 5 के तहत आता है। राज्य की कार्यपालिका हम देखेंगे भाग 6 में है, सॉरी भाग 5 में है। भाग 5 में ये हो जाएगी संघ की कार्यपालिका, ये हो जाएगी भाग 6 में। संघ की जो कार्यपालिका होगी वो आर्टिकल 153 से 167 तक होगी, ठीक है। या हम कह सकते हैं अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य की कार्यपालिका का उल्लेख किया गया है। इसमें हम देखेंगे राज्यपाल को देखेंगे, ठीक है। राज्यपाल के बाद हम देखेंगे मुख्यमंत्री को, देखेंगे। इसके बाद मंत्रिपरिषद को देखेंगे, मंत्रिपरिषद। देन लास्ट में हम देखेंगे महाधिवक्ता, ठीक है। महाधिवक्ता को देखेंगे। जैसे आपने संघ की कार्यपालिका में देखा, राष्ट्रपति को हम लोग देखा, उपराष्ट्रपति को देखा, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को देखा, महान्यायवादी को हमने देखा, उसी प्रकार से हम राज्य की कार्यपालिका में भी देखेंगे। तो राज्यपाल को देखेंगे, मुख्यमंत्री को देखेंगे, मंत्रिपरिषद को देखेंगे, महाधिवक्ता को देखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ये इसी तरह से चलता रहेगा। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा समझाया गया सभी चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। यदि फ्रेंड्स नहीं समझ में आता तब भी हमको आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिससे कि मेरे बोलने या किसी भी चीज़ को समझाने में कोई अशुद्धि पाई जाती है तो उसे मुझे बताइए, जिससे मैं इसे रिमूव करने का भरसक प्रयास करूँगा। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।